हेलो दोस्तों, मैं अंकिता संतोषी आईएएस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों ने रक्षाबंधन अच्छे से मना लिया होगा। अब बहुत कम टाइम बचा है तो अब सीधे आपको अपने पेपर पे लगना, अब नो फेस्टिवल पेपर तक, ठीक है। चलो बात करते हैं घटना चक्र की जो सीरीज है उसमें जो टॉपिक है उद्देशिका। तो ये उद्देशिका प्रस्तावना कब बनती है, इसके बीच का जो कार्यकाल है या जो समय है उसको पढ़ते हैं एक बार, क्या है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि मतलब उद्देश्य क्या होता है, आप लोग भी जब बनाते हैं आप लोगों का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आप लोगों का अंतिम सिलेक्शन है, ठीक है। तो उसके बीच की जो रणनीति बनाते हैं, मतलब जैसे आपका टाइम टेबल हो गया, ठीक है, विषय कैसे मैनेज करना, किसको कब समाप्त करना। तो एक तरीके से इसी तरह जो संविधान है, संविधान में क्या क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के एक उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। और उसके बाद फिर ये 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक है। फिर यही संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही जा कर के आपका प्रस्तावना बनता है। अब प्रस्तावना क्या है कि प्रस्तावना में मतलब आपके जो संविधान है, संविधान की पूरी छवि देखने को मिलती है। एक तरीके से अगर उद्देशिका की बात करें या प्रस्तावना की बात करें तो वो संविधान सभा का इंडेक्स का काम करता है, ठीक है। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो यहाँ पे जो ये वास्तविक संवैधानिक स्थिति पूछ रहा है, तो वास्तविक संवैधानिक स्थिति से क्या तात्पर्य है, क्योंकि आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन ये पूछ रहा है 26 जनवरी 1950, तो क्या था आपका, वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये आपका था। क्योंकि पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी भी कब जोड़ा गया, ये पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, ठीक है। देखो आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। प्रस्तावना आप सभी को याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखो प्रस्तावना से अब तक जो ओवरऑल क्वेश्चन बने हैं, पहले उसकी मूल स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है, कितने प्रकार का भ्रातृत्व है, इसकी बात होनी चाहिए। फिर संविधान संशोधन कब हुआ, मतलब एक ही संविधान संशोधन अभी तक हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, वो कौन कौन से शब्द जोड़े गए, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता, ठीक है। और उसके बाद इसमें जैसे जो अलग अलग राजनीतिज्ञ हैं या फिर जो विचारक हैं उनके कोट्स पूछे जाते हैं कि मतलब किसने संविधान को क्या कहा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सर आह्लाद कृष्णा स्वामी जो अय्यर होते हैं वो बोलते हैं कि जो उद्देशिका है वो हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो और फिर संविधान को एक क्वेश्चन पूछे, संविधान के मूल ढांचा, तो जो केशवानंद भारतीवाद है 1973, उसके बारे में पूछते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन अपने माइंड में फ्रेम कर लिया कीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो क्या है कि आपको रिकवर, मतलब जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे बहुत अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि पेपर का बहुत कम टाइम बचा है। इसलिए एकदम फोकस वे में पढ़ाई करो, वो बेहतर है। और अपने सब्जेक्ट की प्रायोरिटी दो जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया है, साइंस हो गया है, करंट अफेयर्स हो गया है, मतलब ये सब्जेक्ट आपकी पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण में
तो ये क्या लिखा हुआ है, आपकी प्रस्तावना लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज आपको यहाँ पे समय फिल करना कि को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है। ओवरऑल ये पूछा गया है कि जो संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, तो वो किया गया है 26 नवंबर 1949। ठीक है, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 मत कर देना। यहाँ पे ये लिखा हुआ और ये प्रस्तावना में एनसीईआरटी की सभी बुक में भी दिया रहता है, तो इसको अच्छे से याद रख देना। ठीक है, देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। तो ये देखो स्वतंत्रता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो गया है, विचार विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है फिर उसको हल करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो आपका इंडेक्स क्या बताया था मैंने, ये हो गया आपका उद्देशिका। ठीक है, चलो ये मूल अधिकार एक सेकेंड, जो मूल अधिकार है 13 से 35 तक मूल अधिकार है आपका। आर्टिकल 13 से 35, 36 से 51 और मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सोरेसिंग कमेटी के सिफारिश पे मूल में 10 मूल कर्तव्य थे। जो 11वां शिक्षा का है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो अभी मैं आपको यही बता रही थी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपका 3 प्रकार का न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 भ्रातृत्व। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है? सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पे जो आपका ये प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा होगा? वो होगा सी। ठीक है, और इसको ऐसे भी कर लेना, अगर नहीं ट्रिक याद है पूरा, SSP। ठीक है, ऐसे करना, समाजवादी सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्षता। ठीक है, इससे क्या होगा कि इंग्लिश में करेंगे तो आपको याद रहेगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न शब्दों पर विचार करें और सही मतलब इसको कालानुक्रम में लगाना है। तो अगर इसको तभी कर सकते हैं जब आपको प्रस्तावना याद हो। तो सबसे पहले क्या आएगा? सार्वभौम। ठीक है, सार्वभौम समाजवादी पंथनिरपेक्ष, या उसके बाद ये। तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक, देखो इन प्रश्नों को तभी कर सकते हो जब आपको प्रस्तावना याद हो। प्रस्तावना बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि प्रस्तावना से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, प्रीलिम्स में भी बनते हैं, मेंस में भी पूछते हैं, प्रस्तावना का दर्शन से पूछ लेते हैं। तो
इस टॉपिक को बहुत अच्छे से, और एक एक सब जैसे धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी पूछ ली, समाजवादी पर टिप्पणी पूछ ली, तो ऐसे करके आपको याद करना है और अच्छे से करना है इस टॉपिक को। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक, ये आपका क्रम हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक, एक ही संविधान संशोधन अभी तक हुआ, उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो वो वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो वो कौन सा शब्द नहीं था? वो था अखंडता। देखो यहाँ पे इसको क्यों पूछा गया 1975, ये ओवरऑल ये पूछ रहा है कि मतलब जो मूल संविधान की बात कर रहा है, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन होता है वो सन 1976 में होता, और यहाँ पूछ रखा है 1975 के बारे में। ठीक है, तो जो प्रश्न है, प्रश्न की भाषा को इन्होंने चेंज किया है, बाकी है वही कि मतलब सन 1975 देख के सर चकरा जाए। तो आपको कुछ जो संविधान संशोधन है उनका सन भी याद रखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित शब्दों में कौन से 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो कौन सा जोड़ा गया है? समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, 1 और 3। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से सही हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, वही जाकर के प्रस्तावना में परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो ये आपका सही है। दूसरा क्या है? इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी सही है आपका। इसका संशोधन नहीं है, अगर इसका संशोधन नहीं होता तो 42वां संविधान संशोधन कैसे होता, जिसमें आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि वो मूल संविधान मतलब जो मूल ढांचा है उसके अंतर्गत आता। तो 1, 2 और 4 ये आपका जवाब होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो इसका विधिक स्वरूप क्या है? इसका जो विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी पढ़ा था ना, ये न्याय योग्य नहीं, ये लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। आमुख क्या हो गया? आमुख होता है आपकी प्रस्तावना। ठीक है, चलो वो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, अवसर की समानता प्राप्त करता है और व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात करता है। तो ये चारों बात करता है, तो आपका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन
नीचे नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन कारण का प्रश्न है, तो चलो इसको देखते हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। तो क्या होगा कि होगा दोनों सही है। ठीक है, संविधान संशोधन कब हुआ था? प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। देखो, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ और किसी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यही प्रश्न ही बनता है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन कब हुआ था? वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? इतिहास की जो मतलब मूल जो संविधान था, संविधान की प्रस्तावना, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बस यही से प्रश्न बनते हैं। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब तक मैं कम से कम 10 बार रिपीट कर चुकी हूँ। पागल नहीं हूँ मैं, इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, नहीं सोचो बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही। रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिपीट बार बार सुनोगे आप तो याद रहेगा, आपको गलत नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, क्या आरंभ होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, वी आर द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संविधान की प्रस्तावना। नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3, डीपीएसपी भाग 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। तो यह सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत है आपका सार्वभौमिकता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो चलो देखते हैं किसका वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ पर है आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता तो नहीं पढ़ा आप लोगों ने। यहाँ पर है आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो आपका 3 प्रकार का न्याय है उसके अंतर्गत आता है। तो आपका जो जवाब होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये उद्देशिका। लेकिन अगर कभी यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के पूछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो वो है आपका आर्टिकल 32, जो मतलब मूल अधिकारों के सामाजिक उपचार की बात करता है। तो वो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। तो जब ये वाला प्रश्न करना तो इसमें 2 ये, अगर ऐसे ओवरऑल पूछे संविधान की आत्मा तो वो होगा उद्देशिका, और अगर डॉक्टर अंबेडकर को डिकोड करके पूछ रहे हैं तो वो आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। ठीक है, देखो कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो वो किसने बोला था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, कौन बोलता है? के.एम. मुंशी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो वो कौन बोलता है? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है?
तो वो कौन सा वाद है? वो है बेरूबारी वाद। बेरूबारी जो वाद है ये 1960 में आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है, और ये 1960 में ये निर्णय देता। उसके बाद जब 1973 में केशवानंद भारतीवाद आता है तो उसमें ये कहता है कि उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या किसमें की गई है? ये मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के, मतलब जैसे जो न्याय की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, समानता की बात की गई है, तो वो सब मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। ये रिपीट प्रश्न है तो ज़्यादा समय इस पर नहीं देंगे। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वो कौन प्रतिबिंबित करता है? वो आपका हो गया संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात की गई। देखो अभी ये प्रस्तावना का टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं तो अभी लग रहा है ये इजी, लेकिन जब ये मतलब पेपर में आएगा तो ज़रूरी तो नहीं है वहाँ पे सारे प्रश्न प्रस्तावना से आए। तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है ना, तो उसमें फिर आपको कन्फ्यूजन होने लगती कि ये सही है या ये सही है। इसलिए अभी आपको हो सकता है इजी लगे, क्योंकि अभी प्रस्तावना का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें मोस्टली प्रस्तावना के प्रश्न है। लेकिन जब मिक्स प्रश्न रहेंगे, पॉलिटी के रहेंगे, पूरा एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर रहेगा, तो वहाँ पे बैलेंस करना ज़रूरी है। तो इसलिए अच्छे से बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? वो आपका उद्देशिका और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों में बात किया गया है। ठीक है, देखो प्रस्तावना से आईएएस में अब तक कम से कम यहाँ से 7-8 बार प्रश्न अब तक जो है हम लोग कर चुके, अभी और प्रश्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, और ये निर्णय कब आता है? 1973 केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। उसके बाद देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलो देखते हैं इसका क्या होगा। तो ये है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्लीट हो गया। तो अब तक हम लोगों ने जितने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं उनको अच्छे से रिवीजन करिए और ख़ुद एमसीक्यू लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, और देखिए कि यहाँ पॉलिटी सेक्शन से आपका कितना सही हो रहा है, और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बस उसका नोट्स बना लो साथ में कि यहाँ से ये होगा। और एक बात कहनी थी, कुछ बच्चे नोट्स के लिए कमेंट कर रहे थे। आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स का बहुत कम टाइम बचा है। अभी मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊँ, और इतनी समय किसी भी टीचर के नोट्स, मतलब कि हम आपको लोक लुभावन बातें नहीं बताएंगे कि नहीं मेरा नोट्स पढ़ लो, यहाँ से आपका 110% हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है नोट्स के लिए?
आप जितने टॉपिक पढ़ चुके हैं उसका एमसीक्यू लगाइए, और फिर वहाँ से जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसे A4 साइज़ का पेपर लीजिए और वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं, क्योंकि किसी भी टीचर, किसी भी कोचिंग की नोट्स इस समय आपके लिए काम नहीं करेंगी। आप अपना नोट्स बनाइए, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज में भी यही करिए। शॉर्ट नोट्स का जो एक तरीका होता है कि आप टेस्ट लगाओ, टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण करो कि कौन से पॉइंट आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रांग है। जो वीक पॉइंट है उसको मार्क करो और फिर उस टॉपिक का नोट्स बनाओ या उस टॉपिक को पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि लास्ट में प्रीलिम्स के टाइम पे आप अपने नोट्स रिवीजन कर सकते हैं, ना कि किसी कोचिंग के, ठीक है। थैंक यू। आप सभी जो टेलीग्राम है उससे भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो टेलीग्राम पे करंट के कुछ हो रहा है उसे कंटिन्यू सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू।